तो डायमंड स्टेज समिट उत्तराखंड के पहले सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आम जनता में आपकी छवि जो है बहुत ही सौम्य, शालीन, लोगों की समस्याओं को जब आप सुनती हैं, समझती हैं, बेहद ही संवेदनशीलता के साथ लोगों की बातों को सुनती हैं, और कहीं ना कहीं ये एक तरीका आपका बहुत ही सरल रहा है, कामनेस बहुत है। लेकिन महकमा आपका पुलिस का है और पुलिस में हमेशा देखा जाता है कि एक टफ जॉब है। इस छवि को आपने इस विभाग में कैसे बनाया? मैम, जहाँ तक मैं उत्तराखंड पुलिस की बात करूंगी जी, तो उत्तराखंड पुलिस का जो स्लोगन ही है वो मित्र पुलिस का है, मित्रता, सुरक्षा, सेवा का। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि पुलिस एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर तरह के लोग, फ्रॉम द वेरी लो लेवल ऑफ स्टेटा भी, और सभी लोग आते हैं क्योंकि दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो जब वो आते हैं तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम उनको ढंग से उनकी प्रॉब्लम्स को सुन पाते हैं तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स वो अपने आप उसी वक्त सॉल्व हो जाती है। तो हमारी ट्रेनिंग के टाइम से ही हमें तब भी यही बताया गया था कि द मोर यू लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द पीपल, उसको आप उतनी अच्छी सेंसिटिविटी के साथ उसको हेल्प भी कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू टेल यू ऑल द थिंग्स, और वो अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो पुलिसिंग का काम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कि उनकी गंभीरता से हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें, उसको सॉल्व करें, क्योंकि इन्फोर्समेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी ग्रेविटी को हम देख पाएंगे, और यही वाला हमारा मूल तंत्र है। और बेसिकली स्ट्रिक्ट हम क्रिमिनल्स के साथ होते हैं, नॉट टू द जो हमारे पास आ रहा है विक्टिम, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट होना पड़ता है एंड टू हेल्प देम आउट। जया जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी, जैसे मैम ने कहा कि एक स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, और अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक छवि रही है मेल डोमिनेंस की। हालांकि अब तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चांद का मिशन भी महिलाओं ने ही लीड किया है। लेकिन क्या जब आपने शुरुआत की तो एक चैलेंज महसूस हुआ था आपको? देखिए, जब शुरुआत की थी 2011 में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय पर जो लेडी ऑफिसर्स थी, जैसे मैम का पहला बैच था और कुछ आईपीएस ऑफिसर्स थे, लेडी ऑफिसर्स, तो उनको हमने काम करते हुए देखा। मेरे ख्याल से ज्यादा चैलेंजेस शायद जो फर्स्ट बैच था, मैम लोगों का जो बैच था, उन्होंने फेस किया था। लेकिन हमारे पास इनका उदाहरण था कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। और जो चैलेंजेस फेस करने की बात है, तो चैलेंज तो इसमें सभी के लिए है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि एक टफ जॉब होती है। तो एज अ फीमेल मुझे नहीं लगा कि कभी ऐसा कोई चैलेंज फेस किया, कि ऐसा बड़ा चैलेंजिंग लगा। जी मैम, पर इसमें मैं ऐड जरूर करूंगी जी कि बीइंग ए फीमेल हमें अपने को प्रूफ करने के लिए हमारे काउंटर पार्ट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि आपके पिताजी जज रहे हैं, कोर्ट कचहरी की अक्सर बातें तो आपके घर में होती ही रहती होंगी, लेकिन फिर भी आपने यूजीसी दिया और आपने टीचिंग लाइन भी ज्वाइन की, और टीचिंग के बाद कैसे आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मुझे नहीं, अब मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, आईपीएस बनना है? ये बदलाव कैसे आया? मैम, वही है कि जैसे आपने बताया कि फादर मेरे डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने एक ब्यूरोक्रेसी को देखा था करीब से। तो एक वो वाली चीज तो थी कि वही वाली चीज के वी वांटेड टू सर्व, कि एक टीचिंग जॉब में जहां आपका बहुत लिमिटेड हो जाता है ना, मतलब आपका मेन काम होता है एजुकेट करना लोगों को, तो उसमें ये होता है कि हम उतनी जो हमें चाहिए, मतलब हम जो एक समाज के लिए करना चाहते हैं, वो वाली चीजें थोड़ी सी कम हो जाती है। उसका मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग मोर, क्या कहते हैं, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इस तरह की एक फीलिंग थी। आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड। उस समय जब हम पढ़ते थे तो काफी मोटिवेट करते थे वैसे इस चीज के लिए? जी, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर हैं। और ये वाली चीज मुझे लगी कि हाँ, और फिर एक यूनिफॉर्म का एक, मैम, मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, कि एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इससे, एक अलग सी एक यू फील यू से एम्पावर्ड, और उसके लिए यू कैन डू थिंग्स फॉर अदर ऑल्सो ना। एक ये वाली फीलिंग ने मुझे जरूर मोटिवेट किया। जया जी, जैसे मैम ने कहा कि एक फीलिंग आती है एम्पावरमेंट की, अब क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि आपके भी मन में ऐसी सोच थी? आपको किसने इंस्पायर किया? और ये एम्पावरमेंट महिलाओं के मन में कितनी जरूरी है? देखिए, पुलिस यूनिफॉर्म ऐसी है कि जब आप इसे पहनते हैं तो एक
अलग ही फीलिंग आती है, गर्व की फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में बहुत एम्पावर्ड फील होता है। और जहाँ तक बात है कि मुझे किसने इंस्पायर किया, तो मेरी मदर जो है वो हमेशा कहती थी कि तुम्हें यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहिए। उनका हमेशा से मन था, शायद उन्हीं का इंस्पिरेशन था कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं यूनिफॉर्म सर्विस में जाऊं। तो मैंने तो एक बार शुरुआत में पायलट के लिए भी सोचा था कि एग्जाम दूंगी और आर्मी के लिए भी ट्राई किया था, उसके लिए भी किया, लेकिन फाइनली फिर मैं पुलिस जॉब में आई। तो मुझे मेरी मदर का इंस्पिरेशन काफी है इसमें। महिलाओं का खासतौर पर माता पिता के साथ तो लगाव होता है, लेकिन माँ का अगर इंस्पायर करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बातें क्योंकि आज बहुत ज्यादा युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप लोगों से इंस्पायर जरूर करना चाहिए और हम चाहते भी हैं आपकी कहानियां जरूर इन बच्चों तक पहुंचे ताकि वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो। अगर हम उत्तराखंड के कानून व्यवस्था की अब बात कर लेते हैं, मैम आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, ऑपरेशन स्माइल आप लोगों ने शुरू किया है 2015 में, और किस तरीके का सोच रही थी उस ऑपरेशन स्माइल के पीछे? और कई बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष वो जो बिछड़ जाते हैं अपने परिवारों से, उनको ढूंढना कितना चैलेंजिंग रहा था जब शुरुआत की? मैम ये ऑपरेशन स्माइल जो था 2015 से शुरू हुआ था जी, और इसमें यही एक मोटिवेशन था कि कई लोग जो गुमशुदगियां होती हैं, हमारा पुलिस का जो काम है मैम वो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन में इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि कई बार हम लोग मिसिंग चिल्ड्रन और मिसिंग उन पे उतना ज्यादा जितना ध्यान देना चाहिए नहीं हो पाता। तो ये बहुत हमारे सीनियर ऑफिसर्स की एक नेक सोच थी कि उन्होंने कहा कि मिसिंग चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली मिसिंग जो भी एडल्ट्स हैं उनके लिए एक अलग से अभियान चलाया जाए और उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड टीम दी जाए। तो इसमें बेसिकली 2 टियर का सिस्टम था। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बनाई गई और देन हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से एक टीम बनाई गई जो इसको रेगुलरली मॉनिटर करती थी, और इसमें इट हैज वर्कड ट्रिमेंडसली वेल। और इस साल का जो 2024 में भी ऑपरेशन स्माइल मई टू जून चला था और उसमें मैं नोडल ऑफिसर भी रही, और 2015 से लेके अभी तक का वो बेस्ट मतलब रहा ऑपरेशन स्माइल, जिसमें हमने 1370 गुमशुदा लोगों को हमने मिलाया अपने परिवार से, और वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो तो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स मैम, बहुत वो रहा इस बार। जया जी, आपका कोई ऐसा किस्सा हो जब इस ऑपरेशन के तहत आपने काम किया हो, आपकी कोई ऐसी कहानी हो जो आपके दिल को छुई हो और आपको लगा हो कि आज मेरे महकमे में अगर मैं इस वर्दी के साथ ये कर पाई तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट हुआ है दूसरों के लिए? देखिए, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं और अभी भी मैं आपको बताऊं ऑपरेशन स्माइल चल रहा है जी। अभी 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है 15 दिसंबर तक। तो हमारी जो टीम है ये इतने जोश के साथ ये खुद चाहते हैं कि हम इसका हिस्सा बने, क्योंकि जब वो देखते हैं कि किसी बिछड़े को उसके परिवार से मिलाया तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे होती है, कई बार तो उनकी कहानियां सुन के जो वो मिलते हैं तो आंसू तक झलक आते हैं। तो वो वाले जो किस्से होते हैं वो बहुत सारे ऐसे जो दिल को छू गए। उसमें कई सारे ऐसे किस्से हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसमें ऐसा भी होता है कि जो शव शिनाख्त भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मिसिंग हो जाते हैं और मिसिंग होने के बाद नहीं पता चलता, उसके बाद जो डेड बॉडीज होती है अनआइडेंटिफाइड, उनसे भी मिलान किया जाता है तो उनमें भी बहुत सारे लोगों का पता चलता है। तो ऐसा एक किस्सा पिछले साल पौड़ी का है, जब ये ऑपरेशन स्माइल चल रहा था तो 2 बच्चे भाई बहन काफी दिनों से अपने लगभग 3 साल से अपने फादर को ढूंढ रहे थे। वो मिसिंग थे, वो सब जगह जा चुके थे, सब जगह वो तलाश कर चुके, पुलिस पे भी आए थे, हम लोग भी तलाश कर ही रहे थे। लेकिन ऑपरेशन स्माइल के तहत जब ये टीम बनी तो उन्होंने जो लक्ष्मण झूला में हमारे यहाँ पे काफी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती हैं, उनसे मिलान किया तो उनके फादर का पता चला कि ये फादर थे, और वो पूरा परिवार वहां पर आया हुआ था। वो बहुत रोए कि कम से कम हमें ये तो तसल्ली मिल गई कि हमारे पिता अब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कम से कम ये हमें बता दिया। तो बहुत रोए थे वहां पर, और ऐसे अनेकों किस्से हुए हैं, बहुत किस्से हुए हैं। कमलेश जी, उत्तराखंड में अभी फिलहाल अतिक्रमण को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, और उत्तराखंड में हमने देखा है एकता, सद्भावना सर्वोपरि है। तो पुलिस के लिए ऐसी सिचुएशंस में लोगों का साथ मिलना, उनको समझाना, लोगों की साइकोलॉजी को किस तरीके से आप समझते हैं, कैसे डील करते हैं इन सिचुएशंस में आप लोग की कानून व्यवस्था बनी रहे? मैम, इसके लिए मतलब ये वाली चीज जो है ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स का ही हम बताएंगे कि उन लोगों ने पहले से ही इस तरह से इस सोच को हमने विकसित किया है। जैसे हमारे वहाँ CLG ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स, तो उसमें हम हर मंथ एक मीटिंग की जाती है थाना स्तर पे, बिकॉज ये छोटी छोटी जो अतिक्रमण है वो हर एरिया में है
और हर थाना क्षेत्र में है। तो इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपस में बैठ के मतलब एक कोऑर्डिनेशन के साथ उन लोगों का भी हम इसमें उनकी विशेष भी हम लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो कुछ इस तरह की। तो उनकी हम सोचते हैं कि जितना हम चाहें कि हमें फोर्सिबली ना करना पड़े अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा बीच में जब कई धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए हैं तो उसमें सभी धर्मों के लोगों ने आगे बढ़कर स्वयं ही उस अतिक्रमण को हटाया गया है। वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का उनके साथ वार्तालाप करके और उन चीजों को उनको विश्वास में लेकर ये किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी ना हो और हम उसको अच्छे ढंग से हटा सकें। जया जी, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो ऑपरेशन प्रहार में आपने काम किया था, योगदान दिया था। भूमाफियाओं के खिलाफ ये ऑपरेशन प्रहार था। कैसा अनुभव रहा आपका और जब आपने उस अभियान को शुरू किया कितनी आपको कहीं ना कहीं चैलेंज महसूस हुआ? क्या कभी लगा कि बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके से इन चीजों से डील करना? देखिए, जो ऑपरेशन प्रहार था ये पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पे चलाया गया था, उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया था क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस उस दौरान आ रहे थे कि जो भू माफिया है वो आम जनता की जो कुछ भूमि है उसको हड़प रहे हैं या फिर उस पर काफी सारे केसेस हो रहे थे। तो उस समय पे ऑपरेशन प्रहार चला गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड इस तरह के क्राइम होते हैं जिसमें कि जो लैंड माफियाज हैं वो आ रहे हैं तो उनको उन पे एक तरह से उनको कर्व करने के लिए था। तो भूमाफियाओं की ये स्थिति है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अंदर भी डेवलप हो रहे हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना और उन पे गैंगस्टर की फिर कार्रवाई की गई थी। तो गैंगस्टर की एक ऐसी कार्रवाई होती है जो कि काफी मजबूत कार्रवाई मानी जाती है कि पुलिस की तरफ से, इसीलिए उसका ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया था। उसका असर भी काफी बृहद स्तर पे देखने को मिला था और काफी हद तक लगाम लगाई गई थी इस ऑपरेशन के बाद। जैसे मैम ने गैंगस्टर्स का जिक्र किया, मैं पुलिस की कार्यशैली को समझना चाहूंगी। जब एक अपराधी को आप पकड़ते हैं उसकी साइकोलॉजी या मानसिकता को आप लोग कैसे समझते हैं, कैसे डील करते हैं? मैम ये तो फिर जब हम किसी को पकड़ते हैं क्रिमिनल को तो उससे फिर मैम बहुत हमारा इंटरोगेशन होता है, गहन पूछताछ की जाती है उससे कि आखिर क्यों किया उसने। जैसे मैम हर तरह के क्राइम्स हैं, जैसे अगर कोई मर्डर है तो हम उसमें ये जानना चाहेंगे कि क्यों हुआ है, उसके बाद उसका मोटिव क्या था और किस साइकोलॉजी के अंतर्गत उसने ये काम किया। तो उसके लिए हमारी कई टीम्स रहती हैं, हम खुद भी पूछताछ करते हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स पूछताछ करते हैं। वैसे ही ये सब लूट में, डकैती की घटना में ये सब होता है। पर कुछ ऐसे क्राइम्स जैसे अभी ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें बेसिकली ये है कि मनी इज इन्वॉल्व, तो उसमें फिर हम उनकी अलग से उनकी साइकोलॉजी होती है। कई हम देखेंगे कि चेन लूट वगैरह में ऐसे लोग आ रहे हैं जो दे बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आज की लाइफस्टाइल, मटेरियलिस्टिक जो आजकल वर्ड हो गया उसकी वजह से देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो हम इस सब चीज़ों को साइकोलॉजी करते हैं और इसके बाद फिर हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे हमारे वहाँ कई सारे हमारे साइकोलॉजिकल सेल्स बने हुए हैं, तो हम जैसे बच्चों का जब अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं तो हम उन चीज़ों में उन लोगों को कानून की जानकारी के साथ साथ किस चीज़ों से हम उन्हें दूर रहना है, प्रिवेंट करें उस चीज़ को भी समझाते हैं। हमारे हर थाने में मतलब हर स्कूल्स में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर लेवल है वो जाए, इंस्पेक्टर लेवल जाए, वो बच्चों को बताए और इन चीज़ों पे भी फोकस करे कि भाई क्या कारण से वो इन सब चीज़ों की लत लग सकती है कि वो आगे जाके क्रिमिनल बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले से ही हमारा प्रिवेंटिव मोड में चलता है कि हम उसके लिए कर रहे हैं काम। जया जी, आप लोगों ने इतने ऑपरेशंस किए हैं, कभी किसी ऑपरेशन में आपको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपको लगा हो कि जितना बेहतर होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ हो? कोई ऐसी मुश्किलात आपको कभी आई हो किसी एक ऑपरेशन के दौरान? कोई किस्सा आपको याद हो? मैम, वैसे बहुत सारे ऑपरेशंस जो चलते रहते हैं उसमें टीम काम करती है और कई बार ऐसा होता है कि हम टीम को लीड कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उस टीम के एक अलग पार्ट होते हैं, लीड सीनियर ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। तो टीम हमेशा जब जाती है तो उससे पहले पूरा होमवर्क करते हैं, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोई भी ऑपरेशन हो।
तो कभी ऐसी डिफिकल्टी ऐसी नहीं लगी कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे या बड़ा मुश्किल है। और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहते हैं अक्सर, और अगर कभी ऐसा लगता भी है, थोड़ा भी कभी लगे तो जरूर मोटिवेट करते हैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गिव अप करने वाली कोई फीलिंग आए। मैम, अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होती, वैसे तो आपने टीचिंग लाइन भी ज्वाइन की थी, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस और घर को आप किस तरीके से बैलेंस करती हैं? मैम, डिफिकल्ट तो होता ही है, पर मुझे लगता है ये तो सभी महिलाओं के साथ है। उनको शायद मल्टीटास्किंग का इसीलिए माना भी जाता है, बीट एवरीवन। पर ये मैं ये मानूंगी कि पुलिसिंग इज रियली टफ, क्योंकि एक तो 24/7 का ये काम है, और हम कभी भी जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, मुझे जाना है और ये सारी चीजें, क्योंकि उस समय हमारे लिए हमारा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम वो करते भी हैं। जया जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि वर्क लाइफ बैलेंस और ऑफिस के बैलेंस में कहीं ना कहीं कभी टकराव हुआ हो, इम्बैलेंस रहा हो? देखिए, ऐसी सिचुएशन जब आप फील्ड में काम करते हैं तो कई बार आती है। हाँ जी। कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की पीटीएम में हम महीनों तक नहीं जा पाते, और कई बार ऐसा होता है कि उनको जरूरत है लेकिन हम फील्ड में होते हैं, तो वो प्रायोरिटी देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी उस समय पर क्या है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर मैंने देखा है, खासतौर से उत्तराखंड में मैं कहूंगी कि हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं, कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो। अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी इसलिए नहीं आती है क्योंकि फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है, और फैमिली का सपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बीइंग अ लेडी, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो मेरी मदर इन लॉ है और जो मेरी मदर है या मेरे हस्बैंड है, वो सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब मैं जॉब में आई थी उस समय पे भी मेरा बेटा था छोटा, जब मैं ट्रेनिंग में गई तो 1 साल का छोटा बेटा था, तो फैमिली नहीं देखा। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा फैमिली का सपोर्ट जरूरी रहा है। कमलेश जी, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कहते हैं कि पढ़ते ही रहना चाहिए। आप कुछ उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स के चेहरों पर मुस्कान भी हम देख पा रहे हैं, सुनना चाहेंगे वो आपसे, आपने किस तरीके से तैयारी की? मैं तो बस इसके बारे में तो इतना ही कहना होगा कि आपका एक डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड देन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये करना है। फिर कोई भी डिफिकल्टीज आए, मुझे लगता है वो आपको नहीं करेगी, परेशान करेगी। मोटिवेटेड रहिए और डिसिप्लिन्ड रहिए। अदरवाइज ये कि 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, मुझे ये नहीं लगता। पर आप कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ रहे हैं 8 आवर्स 9 आवर्स भी कंटिन्यूअसली, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बस जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड उसमें आप मैनर में आपको पढ़ना चाहिए, और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद द फेलियर्स, क्योंकि असफलता, मुझे लगता है सफलता की एक सीढ़ी है। जब आप फेल होते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ हमारी ड्रॉबैक्स हो गई हैं, और हम उसको इम्प्रूव करें और नेक्स्ट स्टेप में उसको पार करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले एक अपना लक्ष्य रखिए और उसके लिए फिर रिगरसली काम कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। और जहाँ पे भी मैंने जितने लोगों को भी देखा है, उन लोगों ने ऐसे ही मेहनत की है और अपना मकाम पाया है, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जया जी, आप कुछ कहना चाहेंगी जो यंग पुलिस ऑफिसर्स बनना चाहती है, लड़कियां युवा बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अगर आप इंस्पिरेशन? कि जैसे कि मैम ने कहा कि डिसिप्लिन रहना तो बहुत जरूरी है, डेडिकेशन भी, और सबसे पहले जान लेना कि क्या हम वाकई यही काम करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी को देखकर हम कर रहे हैं और हमारी इच्छा नहीं, या फिर फैमिली ने जबरदस्ती कहा कि नहीं तुमको ऐसा करना है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपना लक्ष्य आप खुद ही निर्धारित करिए कि मुझे ये बनना है। जब आपने ठान लिया तो उसके बाद आगे का रास्ता अपने आप बनता चले जाता है। और दूसरा कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि 3 टियर होता है, प्री है, मेंस है, देन इंटरव्यू। कई बार आप प्री से वापस आएंगे, कई बार मेन से, और कई बार जब इंटरव्यू से वापस आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको दोबारा से शुरुआत करनी है, बिल्कुल रीस्टार्ट वाली बात है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम
हफ्ते भर सोचना पड़ता है, आप बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करिए और कभी गिव अप मत करिए। डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप हासिल ना कर सके। जया जी, हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, हमने सुना है कि कविताओं से आपको काफी लगाव है। कोई कविता अगर आपको याद हो, क्योंकि हमने देखा भी पढ़ा भी कि कोरोना काल के वक्त आप कविताओं के जरिए लोगों को मोटिवेट भी करती थी, अपील भी करती थी। अगर कोई आपको, वक्त की पाबंदी है, अगर कोई भी कविता अगर आपके जहन में है तो। देखिए, इस समय पे अब काफी समय हो गया कोई कविता लिखे हुए जी। इस समय तो मुझे ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं कर रही है कि मैं आपको सुनाऊं। कोरोना टाइम पर एक्चुअली लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना था कि वो हमारी बात माने, क्योंकि अंदर रहना बड़ा मुश्किल था, तो उस समय पे वो वाली कविता लिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कमलेश जी, जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां। इस बहुत इंसाइटफुल बातें हम लोगों ने की है और उम्मीद यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं आपसे जरूर इंस्पायर हो। मैं चाहूंगी आप दोनों मंच पर बने रहे। न्यूज़ 18